कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2024 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। दूसरा, ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों का पशुओं द्वारा चरण किया जाता है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा रैंचिंग खेती। तीसरा, जिन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा अनाज पकते समय अधिक तापमान एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जायद की फसलें भी कहते हैं, खरीफ की फसलें भी कहते हैं, रबी की फसलें भी कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा, कृषि की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहले फसल की कटाई से पहले कर ली जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ओवरलैपिंग खेती। पांचवा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। छठवां, मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मृदा की संरचना को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्तमान में कृषि एक खाली स्थान का स्वरूप ले चुकी है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। दूसरा, जैविक खेती को खाली स्थान खेती भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तीसरा, कपास की फसल की सफल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल की खालिस्तान फसल के रूप में लगाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कीट आकर्षक फसल के रूप में लगाते हैं। चौथा, कम उपजाऊ भूमि में खालिस्तान फसल अवश्य लगाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा दलहनी फसल अवश्य लगाना लगाना चाहिए। पांचवा, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपक्षय से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के अपक्षय से होता है। छठवां, मृदा की खालिस्तान संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध संरचना सर्वोत्तम होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। इनके उत्तर उसके सामने दे दिए गए हैं। पहला, पीली क्रांति, इसका संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। दूसरा, विशिष्ट खेती, इसका संबंध एक ही फसल में 50% से अधिक आय की प्राप्ति की जा सकती है, उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। तीसरा, बहुवर्षीय फसल, इसका उत्तर आम हो जाएगा। चौथा, सहचर खेती, इसका उत्तर हो जाएगा दोनों मिश्रित फसलों को एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने देना। छठवा हो जाएगा मृदा में वायु इसका उत्तर हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रखने का ख्याल रखा जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा टिकाऊ खेती कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती का प्रतिशत कितना है। इसका उत्तर हो जाएगा 12% है। तीसरा, एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया क्या कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र कहलाता है। चौथा, एक निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की किसी विधि को क्या कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुफसलीय खेती कहलाती है। पांचवा, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो मृदा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट मृदा कहते हैं। पांचवा, सत्य और असत्य छांट कर लिखिए। पहला, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। दूसरा, जीवांश खादों का प्रयोग कर नमी को संरक्षित रखा जा सकता है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। तीसरा, कम समय में अधिक फसल चक्र अपनाना लाभकारी होता है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। चौथा, शुद्ध फसल की तुलना में सह खेती से अधिक उपज मिलती है। इसका सत्य हो जाएगा। पांचवा, मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता घटती है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। छठवा, जैव पदार्थों का मिट्टी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए
ताकि उनसे प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो। टिकाऊ कृषि कहलाती है। अथवा में जाएगा आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती की ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हुए जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान। दूसरा अन्न उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा करना। अथवा में जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा विशिष्ट खेती किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी खेत या फार्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन होता है तथा वही फसल उसकी आय का प्रमुख साधन हो तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अथवा में आ जाएगा शुष्क खेती की दो सीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा शुष्क खेती की दो सीमाएं निम्न हैं। पहला, शुष्क खेती के समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई करनी पड़ती है। दूसरा, उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा सामान्य खेती के दो लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य खेती के लाभ निम्न हैं। पहला, इस खेती में किसान अपने साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। दूसरा, इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष कार्य रहता है। अथवा में जाएगा खेती के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती के प्रकार निम्न हैं। पहला, सामान्य खेती। दूसरा, विशिष्ट खेती। तीसरा, मिश्रित खेती। चौथा, सिंचित खेती। पांचवा, रैंचिंग खेती। छठवां, शुष्क खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा मिश्रित फसल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अथवा में आ जाएगा मृदा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा एक ऐसा जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन द्वारा छोटे छोटे कणों एवं जैव पदार्थों के मिलने से हुआ है। यह वह माध्यम है जिसमें फसलें लग सकती हैं, अर्थात मृदा हमारी फसलों को पोषित करती है एवं पौधों को वायुमंडल में सीधा रखने में है आवश्यक सहारा देती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा किसी कार्यों के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो, जिसमें लाभदायक जीवाणु भली भांति कार्य करते हों, जिसकी उर्वरा शक्ति स्थिर हो, जिसकी वायु व जनसंचार उत्तम होता था, जिसमें पर्याप्त रंध्रावकाश हो, कृषि कार्य के लिए उत्तम होती है। अथवा में आ जाएगा मृदा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा एकांक आयतन में मृदा के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला, मृदा का आवासीय घनत्व। दूसरा, मृदा का वास्तविक घनत्व। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के कोई चार कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, जैविक पदार्थों का विघटन। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। चौथा, अपसरण। यह चार कारण हैं जो अम्लीय मृदा बनाते हैं। अथवा में आ जाएगा क्षारीय मृदा किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील लवण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदा या ऊसर मृदाएं कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां हो जाएगा जल क्षरण किसे कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जल द्वारा मिट्टी के कटाव या बहने को जल क्षरण कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला, परत क्षरण। दूसरा, क्षुद्र क्षरण। तीसरा, अवनालिका क्षरण। चौथा, सरिता तट क्षरण। पांचवा, भू संघलन क्षरण। अथवा में जाएगा मृदा संरक्षण का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा क्षरण अति आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही जीवन का पोषण होता है। मृदा में उगने वाले पौधे ही संपूर्ण विश्व के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा यह एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके एक बार नष्ट हो जाने पर इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके कारण उसके संरक्षण का महत्व और भी अधिक हो जाता है।
प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा, फसलों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, फसलों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, ऋतुओं के आधार पर। दूसरा, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर। तीसरा, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर। फ्रेंड्स, वीडियो में बताई गई सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। चौथा हो जाएगा, कृषि के महत्व के आधार पर। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए कवर किए गए हैं।